हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्पिंग हैंड्स में। आज की जो हमारी वीडियो है, हम एबीएम की मॉड्यूल ए की यूनिट 6 करेंगे। 6 यूनिट में हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी और वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा थ्योरेटिकली है, तो आप ये जो मैं जिससे आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको बुक से नहीं मिलेंगे, क्योंकि बुक में जो डेटा है, मैकमिलन की जो बुक में डेटा है वो पुराना है और ये आपको जो डेटा मैं दिखा रहा हूँ वो लेटेस्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले इसका एक ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। Today, India is ranked the seventh largest economy and third largest in terms of purchasing power parity. आज के दिन में इंडिया क्या है, सातवीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है और परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया का नंबर जो है थर्ड नंबर है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको इसमें से पूछा जा सकता है। इंडियन इकोनॉमी जीडीपी इज pegged at $2.9 trillion. At press conference, Finance Ministry Arun Jaitley commented, "We keep oscillating between the fifth and sixth largest economy depending on the dollar rate. As we look at the year ahead, we will be $5 trillion by 2024 and $10 trillion by 2030 and 31 2031." इस तक ये जो क्या कि गवर्नमेंट ये जो है ये टारगेट सेट किया है कि 2024 तक $5 ट्रिलियन हो जाएगी और 2030 और 31 तक $10 ट्रिलियन हो जाएगी। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री अरुण जेटली का जो बयान आया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे जीडीपी पर कैपिटा इन इंडिया वाज। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको जिससे पढ़ा रहा हूँ, ये जो नोट्स, ये मैकमिलन की बुक से नहीं है, तो मैं आपको या तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये सब आपको दे दूँगा, तो आप वहाँ देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में पूरी मैं ये जो इमेज तो नहीं आएगी, पर जो भी ये थ्योरी पार्ट है, जो भी ये टाइपिंग लिखा है, सारा उसमें आपको मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ वहाँ से भी रीड इसको कर सकते हैं। द जीडीपी पर कैपिटा इन इंडिया वाज 1963.55 इन 2017 डॉलर। 2017 में आप फिगर देख लीजिए। 2017 में क्या है, 1963.55 डॉलर, ये 2017 की है पर कैपिटा। द जीडीपी पर कैपिटा इन इंडिया इज इक्विवेलेंट टू 16% ऑफ द वर्ल्ड एवरेज। ये जो 1963.55 है, ये 16% थी। वर्ल्ड की जो एवरेज थी उसकी 16% थी। एंड एवरेज 693.96 फ्रॉम 1960 अंटिल 2017। 1960 लेके 2017 तक इसकी जो एवरेज बन रही थी 693.96 डॉलर की एवरेज बन रही थी। इट्स रीच्ड ऑन ऑल टाइम हाई ऑफ डॉलर 1963.55 इन 2017। 2017 में सबसे ज़्यादा ये हाई रही है। एज पर ए रिसेंट डब्ल्यू रिपोर्ट टाइटल फ्यूचर ऑफ कंजम्पशन इन फास्ट ग्रोथ कंज्यूमर मार्केट इंडिया, इंडियाज मार्केट साइज इज पेक्ड टू ग्रो एट ए थ्राइविंग $6 trillion इन द कमिंग ईयर्स। डब्ल्यू की रिपोर्ट जो फ्यूचर ऑफ कंजम्पशन इन फास्ट ग्रोथ कंज्यूमर मार्केट इंडिया, उसके अंदर भी बताया गया है कि कमिंग ईयर्स में इंडिया की जो है वो $6 ट्रिलियन हो जाएगी। जो मार्केट साइज है वो $6 ट्रिलियन इंडिया का हो जाएगा। आगे हम फ्रेंड्स बात करेंगे टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स या वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। The adoption of the new economic policy in 1991 saw a landmark shift in the Indian economy as it ended the mixed economy model, enhances Raj system and opened the economy to the world. An overview of top performing sector of the Indian economy is given below. तो अब हम जो इसमें टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर है या जो वेरियस सेक्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए वो तो है एग्रीकल्चर। तो हम पहले एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी रिमेन्स एग्रीकल्चर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर इंडिया का कौन सा है, एग्रीकल्चर, और यही रहेगा। इट्स शेयर इन द जीडीपी ऑफ कंट्री हैज़ डिक्लाइन एंड इज कंट्री एट 14%। इसका जो एट प्रेजेंट जो शेयर है कंट्री की जो जीडीपी में 14%। हाउएवर मोर देन 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री स्टिल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। जो हमारे देश की जो 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो अब भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। कीपिंग दिस इन माइंड,
द यूनियन बजट 2017-18 गेव हाई प्रायोरिटी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एम टू डबल फार्मर्स इनकम बाय 2022। यूनियन बजट 2017 में क्या हुआ था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी और उनका एक टारगेट था कि फार्मर्स की इनकम जो हो रही थी उस टाइम पे 2022 तक वो डबल हो जाएगी। और फ्रेंड्स आज के टाइम में देख के लग नहीं रहा है कि उनकी जो इनकम अभी डबल हुई है। गवर्नमेंट सब्सिडाइज टू एग्रीकल्चर और एन ऑल टाइम हाई। जो गवर्नमेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडीज दे रहा है वो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे है। फर्दर क्रॉपिंग पैटर्न हैव शिफ्टेड इन फेवर ऑफ कैश क्रॉप सच एज शुगर कैन एंड रबर। क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज हुआ है। इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग लाइक ईचोपाल्स। राइज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सच एज लिज्जत पापड़। एग्रीकल्चर लैंड इज बीइंग ब्रॉट अंडर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूज, thereby straining the remaining agriculture land. Many export sectors have been opened for agriculture's goods. Food processing is emerging as sunrise industry. तो फ्रेंड्स अगले जो हमने अभी देखा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इंडिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि इंडिया की 50% पॉपुलेशन जो है 50% से ज़्यादा ही वो अब भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। आगे हम बात करेंगे इंडस्ट्री सेक्टर की। अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज द इंडस्ट्री सेक्टर। चेंजेस सच एज द एंड ऑफ परमिट राज एंड ओपनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वर वेलकम इन द कंट्री विद ग्रेट enthusiasm एंड ऑप्टिमिज्म। एज ए रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस द इंडस्ट्रियल पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी हैज इंक्रीज्ड सिंस 1991। अभी क्या है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, तो एक इंक्रीज आया है इकोनॉमी के अंदर। प्रोलाइफरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज फ्रॉम ट्रेडिशनल आयरन एंड स्टील टू जूट एंड ऑटोमोबाइल्स। ऑटोनॉमी इन प्रोडक्शन मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन। रिड्यूस रेड टेपिज्म। इंकरेजमेंट टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो उनको भी दिया गया। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बेनिफिट ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट टू द एडवांटेज ऑफ द इकोनॉमी। Arrival of investment models such as joint venture, public-private partnerships, MNCs. Private player got an opportunity to enter into new sectors. Private जो player है उनको भी एक मौका मिल गया है इसके अंदर एंट्री करने का, which were earlier under government monopoly, जो पहले क्या है गवर्नमेंट मोनोपोली के अंदर था। तो ये था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। उसके बाद हम बात करेंगे सर्विस सेक्टर की। The sector that benefited most from the new economic policy was the service sector. जो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो है हमारा इकोनॉमिक सेक्टर। इंडियन आईटी giants such as Infosys, Wipro, TCS have made their mark on the global platform. आपने देखा होगा इन कंपनियों ने जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की है। 60% ऑफ द GDP कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम सर्विस सेक्टर। जीडीपी कंट्रीब्यूशन में 60% जो है सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहा है। न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आर बीइंग क्रिएटेड इन दिस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में क्या है नई अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हुई है। ओपनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म एंड मेडिकल सेक्टर हैव लीड टू ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर कॉम्पिटेंसीज। RBI हैज़ ट्रांसिशन्ड फ्रॉम बीइंग ए रेगुलर टू ए फैसिलेटर। ये रेगुलेटर से अब क्या है फैसिलेटर की तरफ से ट्रांसफर हुआ है। प्रोडक्ट डाइवर्सिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। वाइड पेनिट्रेशन ऑफ सर्विसेज सच एज इंश्योरेंस, बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, इन सब को भी जो है एक बहुत ज़्यादा वो बढ़ावा मिला है। कंसिडरेबल इम्पोर्टेंट इन फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व में भी काफ़ी अच्छी खासी जो है इम्प्रूवमेंट हुई है। अगला जो है हमारा फूड प्रोसेसिंग। Food processing has emerged as a high growth, high profit sector and is one of the focus sector of Make in India initiative. जो इंडिया में अभी चल रहा है मेक इन इंडिया, उसमें जो है सबसे ज़्यादा फोकस वो इसी सेक्टर पे किया गया है।
The vast availability of raw material resources, favorable policy measures, and numerous incentives have led India to be considered as key attractive market for the sector. With a population of 1.3 billion and average age of 29, as well as rapidly growing middle class population, sorry, एक सेकंड फ्रेंड ये आ गया. The vast availability of raw material sources, favorable policy measures, and numerous incentives lead India to be considered as key attractive market for the sector. With a population of 1.3 billion and average age of 29, as well as rapidly growing middle class population that spend a high proportion of their disposable income on food, India boasts of a large consumer base. The total consumption of the food and beverages segment in India is expected to increase from 369 billion dollar to 1.14 ट्रिलियन 369 बिलियन डॉलर से जो ये 1.14 ट्रिलियन डॉलर का जो है एक्सपेक्टेशन है 2025 तक. द आउटपुट ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 958 बिलियन डॉलर ड्यूरिंग द सेम पीरियड. इसी पीरियड में जो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो 958 बिलियन डॉलर इंक्रीज करेगा. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स इन द वर्ल्ड. ये क्या है? इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फूड ग्रेन्स का पूरे विश्व में. सेकेंड ओनली टू चाइना. चाइना पहले पे है, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है. दिस सेक्टर हैज़ ह्यूज पोटेंशियल इन इंडिया ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, income levels, and a high preference for packaged and processed food. Which is the sector category to read more about the food. अब आपको जो है ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा. तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सिर्फ जो हमारे लिए जितना ज़रूरी है उतना ही हमने पढ़ा है. तो आपको ये टारगेट ध्यान में रखने हैं कि आगे के हमारे जो है क्या टारगेट रहेंगे. इसके बाद हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज GDP आफ्टर द सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर के बाद जिसका नंबर आता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है. वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक मेक इन इंडिया, मुद्रा, सागरमाला, स्टार्टअप इंडिया, फ्राइट कॉरिडोर along with a wholehearted contribution from state will raise the share of manufacturing sector in the foreseeable future. आगे भी जो है फ्यूचर में भी इसका जो है इंक्रीज इसमें दिखेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर. However, if India aims to raise its share of manufacturing in GDP to around 25%, the industry will have to significantly step up its research and development expenditure. The quantum of value addition has to be increased at all levels, and the government needs to offer attractive remuneration to motivate people to join the manufacturing sector. सर्विस सेक्टर के बाद जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है इंडिया की GDP में वो सर्विस सेक्टर के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है. गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया और मुद्रा स्कीम, सागरमाला, स्टार्टअप इंडिया भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर रखा है. तो इससे क्या है कि आने वाले टाइम में ये जो है GDP के अंदर अपना और कंट्रीब्यूशन करेगा, ये और ज़्यादा इंक्रीज होगा. आगे हम बात करेंगे रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया. फ्रेंड्स ये काफ़ी मतलब इसमें सारी थ्योरी है. तो आप मैं जो ये यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये पूरी जो है जो ये आप पढ़ देख रहे हो स्लाइड्स, ये पूरी की पूरी मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा. तो प्लीज़ एक बार आप वहाँ से इसको रीड कर लीजिए. Besides these developments and reforms, it is imperative to bear in mind that in order to tap the highest potential of the economy and ensure good governance, an optimal level of synergy is required between the central and state government. This will not only add strength to our cooperative federal structure but will also strengthen India's economy. तो ये जो इनिशिएटिव्स है ये कौन कौन से जो अभी डेवलपमेंट्स में हैं, GST हो गया, IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया और डिजिटल इंडिया कैंपेन जो चला आ रहा है इंडिया के अंदर अब. These among other who helped the Indian economy jump 65 ranks in the World Bank Ease of Doing Business report. तो वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक जो है वो 65th पोजीशन पे आ गया है लास्ट 4 साल में.
These measures cemented India's reputation as one of the few bright spots in an otherwise grim global economy. India is among the fastest growing major economies, underpinned by a state microeconomy with decline, inflation, and improving fiscal and external balances. Not only that, it was also one of the few economies enacting major structural reforms that have positioned India as a competitive player in the international market. आगे हमारा फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी टू मेक इंडिया ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030 एंड टू अचीव consistent 8% growth, Niti Aayog has released a comprehensive document titled Strategy for India at the rate 75. तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट यही मिलेगा, या तो ये पूछ लेंगे कि नीति आयोग ने जो रिलीज किया उसका नाम क्या है, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट द रेट 75, या ये पूछ लेंगे कि ये किसने लॉन्च किया, तो ये नीति आयोग ने। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? डबलिंग फार्मर इनकम, फार्मर की जो इनकम है उसको डबल करना, क्रिएटिंग एन इंडिया टैलेंट पूल फॉर द इंटर एंड स्टेट टुगेदर सच एज ऑल इंडिया सर्विसेज, प्रोवाइडिंग ए मेजर बूस्ट टू मेक इन इंडिया कैंपेन, मेक इन इंडिया कैंपेन को एक बूस्ट देने के लिए, और अचीविंग 22% टैक्स टू जीडीपी रेशियो बाय 2023, अप फ्रॉम द करंट 17% से 22% तक लेके जाना, अचीविंग 36% ऑफ इन्वेस्टमेंट रेट बाय 2023, जो करंट में क्या 29% है, तो अचीवमेंट को भी 36% पे लेके जाना है, और टैक्स को 22% पे। ये जो इसके मेन ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट द रेट 75, जो किसके द्वारा रिलीज की गई? नीति आयोग। आगे हम फ्रेंड्स बात करेंगे एमएसएमई। एमएसएमई क्या है, इसका क्या रोल है, क्या इंडियन इकोनॉमी में जो इसकी इंपॉर्टेंस है। इन इंडिया एमएसएमई कंट्रीब्यूट नियरली 8% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी। एमएसएमई सेक्टर जो क्या करता है वो 8% ऑफ द कंट्री जीडीपी है कंट्रीब्यूट करता है। अराउंड 45% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एंड अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट। इट वॉन्ट बी रॉन्ग टू रेफर दैट एज बैकबोन ऑफ द कंट्री। इसको बैकबोन ऑफ द कंट्री रेफर करेंगे तो ये गलत नहीं होगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड एमएसएमई फॉर और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज इन एग्रीमेंट विद माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एमएसएमईडी एक्ट 2006। तो ये एक्ट भी पूछ लिया जाएगा, इस एक्ट की फुल फॉर्म क्या है और ये कब लागू हुआ? 2006 में। These enterprises primarily engaged in the production, manufacturing, processing or production of goods and commodities. MSMEs are an important sector for the Indian economy and have contributed immensely to the country's socio-economic development. It not only generates employment opportunity but also work hand in hand toward the development of nation backward and rural area. According to the annual report of Government of India 2018-19, there are around 6 crore 8 lakh 41,245 MSMEs in India। 2019 तक के ये आंकड़े हैं। आगे क्या हुआ कि MSME रीडिफाइंड। फ्रेंड इसमें से क्वेश्चन मुश्किल से ही कोई एक आधा क्वेश्चन आएगा, इससे आपको क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, तो एक बार प्लीज़ आप इस यूनिट को जो है रीड कर लीजिएगा। आगे एमएसएमई रीडिफाइंड। अभी क्या हुआ कि 2018 में एक बिल आया था, अमेंडमेंट बिल, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज का जो अमेंडमेंट बिल था 2018, उसमें क्या है कि इन्होंने जो है इसको एमएसएमई को रीडिफाइन कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जो एंटरप्राइज है उनके एनुअल टर्नओवर के ऊपर उसको रीडिफाइन किया है, वो हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज इनटू माइक्रो स्मॉल मीडियम। तो फ्रेंड्स एक्ट ऑफ 2006 के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग में क्या था, इन्वेस्टमेंट और प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख था और सर्विसेज में 10 लाख। और यहाँ पे जो ऑल इंटरप्राइज 2018 में चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विसेज, एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ कर दिया है। स्मॉल के लिए पहले 25 लाख से 5 करोड़ था, सर्विसेज में 10 लाख से 2 करोड़, तो वो क्या हो गया 5 करोड़ से 75 करोड़। मीडियम में यही 75 करोड़ टू 250 करोड़। और फ्रेंड्स हाईलाइट्स ऑफ न्यू एमएसएमई इंडिया, इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं कि जो नया एमएसएमई एक्ट है उसमें क्या है।
आत्मनिर्भर भारत अभियान और सेल्फ रिलायंट इंडिया स्कीम ऑफ 2020 by the government of India has given new definition for MSME. आत्मनिर्भर भारत अभियान और जो इसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया स्कीम, इसने जो एक नई डेफिनेशन MSME की दी है और इसके फीचर जो है वो अभी नीचे डिस्कस करते हैं। ए प्रोविजन ऑफ कोलेट्रल फ्री लोन टू MSME, कोलेट्रल फ्री लोन MSME को दिया जाएगा। एंड अरेंजमेंट ऑफ लोन टू MSME वर्थ ऑफ ₹3 लाख करोड़। एंड ऑफर फॉर MSME टू गेट ए मोरिटोरियम पीरियड ऑफ 12 मंथ, 12 महीने का मोरिटोरियम पीरियड का भी एक ऑफर दिया गया है। कंसिडरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज MSME एज द सेम एंटिटीज, मैन्युफैक्चरिंग में दोनों को सेम एंटिटीज कंसीडर किया जाएगा। MSME इज गारंटीड एज रीपेमेंट टेन्योर ऑफ 48 मंथ। MSME आर एश्योर्ड 100% क्रेडिट गारंटी, इसमें 100% क्रेडिट गारंटी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। रिक्लासिफिकेशन ऑफ MSME विल बेनिफिट अप्रोक्सीमेटली 45 लाख यूनिट्स, जो इतनी यूनिट को है जो इसका फ़ायदा मिलेगा। आई क्या है फीचर्स ऑफ MSMEs, इसके जो मोस्ट एसेंशियल फीचर है वो नीचे दिए गए हैं। MSME वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ वर्कर एंड आर्टिसंस, दे हेल्प देम बाय गिविंग एम्प्लॉयमेंट एंड बाय प्रोवाइडिंग लोन्स एंड अदर सर्विसेज। MSME प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट और फंडिंग सपोर्ट टू बैंक। They promote the development of entrepreneurship as well as gradation of skill by launching specialized training center for the same. They support the upgrading of development technology, infrastructure development and modernization of the sector as a whole. MSME are known to provide reasonable assistance for improved access to the domestic as well export markets. They also offer modern testing facilities and quality certification services. तो ये फ्रेंड्स जो इसके जो नए जो एसेंशियल्स एलिमेंट्स हैं नए MSME के। अब रोल्स ऑफ MSME इन इंडियन इकोनॉमी, सिंस इट्स फॉर्मेशन द MSME सेगमेंट हैज़ प्रूवन टू बी ए हाईली डायनेमिक इंडियन इकोनॉमी सेक्टर। MSME produce and manufacture a variety of products for both domestic as well as international markets. They have helped promote the growth and development of khadi village and coal industries. They have collaborated and worked with concerned ministries, state government and stakeholders toward the upgrading of rural areas. MSME has played an essential role in providing employment opportunity in rural area. Rural area के अंदर भी employment opportunity जो है increase की है. They have helped in the industrialization of these area with a low capital cost compared to large industries. Acting as complementary unit to large sector, the MSME sector has enormously contributed to socio-economic development. MSME also contribute and play an essential role in countries' development in different areas like requirement of low investment, flexibility in operation, mobility through locations, role of imports, and a high contribution domestic production. फ्रेंड्स यही थी यूनिट, इसमें काफ़ी थ्योरी है। फ्रेंड्स मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरे को वैसे हो गया था इसमें, तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ एक बार जो है डिस्क्रिप्शन में ये पूरी मैं जो आपको दे दूंगा, तो आप इसको प्लीज़ एक बार रीड कर लीजिए, क्योंकि आपको रीड करना पड़ेगा। इसमें आप ज़्यादा वीडियो देख के भी आपको इतनी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप एक बार रीड कर लीजिए। और प्लीज़ फ्रेंड्स जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे सारी JIB और CIB की सारी वीडियोस मिलेगी। अभी CIB की चल रही है, उसके बाद जो इस पे JIB की वीडियो मैं अपलोड करनी स्टार्ट करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।